तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में जो बातें कही वो मैं आपके बीच में रखूं उससे पहले ये महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे अहम खबर है, इसलिए क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3.5 घंटे की सुनवाई के बाद ये तय किया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसको लेकर फैसला भी दिया। और उससे पहले उद्धव ठाकरे आते हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का नाम कई बार लेते हुए कहते हैं कि उनके बेटे को, शिवसेना प्रमुख के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से आप लोगों ने नीचे लाने की जो पूरी जुगत लगाई थी, उसके बाद अगर अब आपको खुशी मिल गई हो तो मिठाइयां बांटे और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वैसे उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में 5 बड़ी बातें कही हैं। ये आपको जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो फिर से शिवसेना को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। शिवसेना में बगावत नहीं हो सकती, ये बात भी उन्होंने अपने संबोधन में कही है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने आखिरी दम तक उनका साथ दिया है, यानी जब तक ये लड़ाई चल रही थी तब तक वो कांग्रेस और एनसीपी के लोग उनके साथ खड़े थे और जिनको वो अपना मान रहे थे वो उन पर शक करके उनसे दूर हो चले थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन विधायकों को उन्होंने सब कुछ दिया वो उन्हें छोड़कर चले गए और जिन विधायकों को उन्होंने कुछ नहीं दिया वो उनके साथ हो गए। हालांकि 3 पन्नों के खत को आप ना भूलें, उसमें जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उस खत में जिक्र किया गया था उसमें सीधे तौर पे यही कहा गया था कि जिन्होंने जीत नहीं हासिल की उन्होंने दरअसल हमें मिलने से रोका था उद्धव ठाकरे से। तो ये दूसरी तस्वीर जो थी उस जीत के जश्न की तस्वीरों के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी अब इस इस्तीफे के बाद अपने देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रही है, अपने नेता का नाम ले रही है और साथ ही साथ अब यहां से सरकार बनाने के रास्ते जो अब सुगम होते जा रहे हैं उसका जिक्र करते हुए वो खुशी भी बना रही है। राकेश त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार मुंबई से। राकेश, इस इस्तीफे में जिस पहलू का जिक्र था वो थी भावना, वो था सीधे सीधे बाला साहब को जोड़ते हुए सेंटिमेंट्स। लेकिन मैं इस पे आऊं उससे पहले जरा मैं ये समझता हूं, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ये मान चुके थे कि उनके पास संख्या नहीं है, और शायद इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना ही जरूरी समझा। मैं इस सवाल पे आऊंगा। राम कदम कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता, सबसे पहले एक बार वो सुन लें। सर्वोच्च न्यायपालिका में आंकड़े नहीं है करके आप गए, अब आंकड़े नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा फ्लोर टेस्ट करो तो दे दीजिए इस्तीफा। इस्तीफा नहीं देने का कारण क्या? एक ओर कहते हो मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है और दूसरी ओर देश देख रहा है। वापस रुख राकेश का कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर रही है। राकेश, मैं उसी प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं जिसको कम से कम अभी देश सुनना और समझना चाहता है। ये इस्तीफे का फैसला फ्लोर टेस्ट से पहले, यानी भावनात्मक अपील भी और शायद इस बात का एहसास भी कि आपके पास संख्या बल नहीं है और किरकिरी ना हो, इसलिए बेहतर है कि खुद इस्तीफा दे, क्या यही समझे? जी बिल्कुल, इसका यही मायने हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके पास संख्या बल की स्थिति नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है। ऐसे में कल अगर वो विधान भवन में जाते और वहां पर फ्लोर टेस्ट का अगर सामना करते तो आंकड़े ये बात साफ जाहिर करते। राकेश, मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और ये अभी समझना चाहिए जिन्होंने महाराष्ट्र को बेहद करीब से देखा है वो प्रतिक्रिया क्या है। बीजेपी नेता सभी चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहिए और एकनाथ शिंदे का गठ
जो बाला साहब के विचारों का, हिंदुत्व के विचारों का जो गठ है वो पूरी ताकत से है। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको सपोर्ट करेगा और हम अपक्ष भी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ताकत से खड़े। तो देखिए, जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने जो है वो बीजेपी के विधायकों की है, और ये जश्न इसलिए क्योंकि इनकी अपनी एक बैठक होती है और इस बैठक में ये तय होता है कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इन्होंने जिस नंबर के साथ, यानी जिस आंकड़ों की पूरी तैयारी कर रखी थी, जिस गणित को इन्होंने सेट कर रखा था, उस गणित के साथ कल फ्लोर पर टेस्ट में जाना था और उन्होंने ये मान रखा था बीजेपी ने कि हमारे पास सटीक गणित है। और उससे पहले आमदारों के ऊपर ही कांग्रेस राष्ट्रवादी का दबाव था, उनके मतदार संघों में काम नहीं करना, बाकी सारी चीजें करना, निश्चित ही आउट। तो उससे पहले ही अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, यानी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, उसके रास्ते अब साफ हो चुके हैं। और इसी बीच में प्रतिक्रियाओं का दौर भी, जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके तरफ से भी ये प्रतिक्रियाएं अब लगातार सामने आ रही है। अश्विन पांडे मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अश्विन, बीजेपी के खेमे में खुशी लाजमी भी है कि खुशी होगी भी, क्योंकि जिस सरकार को बनाने के लिए पूरी जोर तो चल रही थी, वहां पर जीत मिल चुकी है। तो क्या अब ये माना जाए अगली तैयारी अब उसके लिए और तेजी से कर ली गई है और जल्द ही बागी अब वापस मुंबई आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो फ्लोर टेस्ट होने वाला था, चूंकि सरकार पहले ही अल्पमत में थी, तो ऐसा अंदेशा था कि रविवार को देवेंद्र फडणवीस अपनी टीम के साथ शपथ ले सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये मुख्यमंत्री द्वारा उद्धव ठाकरे जो अब इस्तीफा उन्होंने अपना सौंप दिया है, ऐसे में अब ये रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब जल्द ही जो जानकारी आ रही है कि गवर्नर की तरफ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने के लिए जो है तमाम जो प्रक्रियाएं है वो पूरी करेंगे। जो बागी विधायक हैं वो अब मुंबई आएंगे और चूंकि एकनाथ शिंदे ने तमाम जो शर्तें होंगी वो उसके आधार पर जो फैसले लिए जाएंगे। खासतौर पे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद, इसके अलावा 12 से 13 मंत्री जो है एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को दिया जाएगा मंत्री पद, और साथ ही बीजेपी के करीब 16 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये जो पूरा स्थिति है अब वो काफी हद तक क्लियर हो चुकी है, जिसको लेकर अब आगे जो है सरकार बनाने की रणनीति बीजेपी इस वक्त शुरू कर चुकी है। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस उस होटल पर पहुंचे जहां पर सभी विधायक इस वक्त मौजूद हैं, उन विधायकों के साथ वो मिल रहे हैं और नारेबाजी की तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है और लोग देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक तरह से जीत जो है देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी खेमे को मिली है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद। अश्विन, मैं आपके पास वापस आऊं, लेकिन एक बार फिर से मैं वो शब्द एक बार आपके बीच में रखना चाहता हूं जब उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए देश के सामने आते हैं और इस्तीफा देते हुए कहते हैं, त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। उद्धव ठाकरे ने अपने साथ सीधे सीधे बाला साहब ठाकरे को जोड़ा। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर भावनात्मक अपील की और उसके बाद ये भी कहा कि जिस तरह से अब सड़कों पर मिलिट्री को डिप्लॉय करने की तैयारी चल रही है, तो क्या शिव सैनिकों का खून बहाने की तैयारी है। यानी इसमें सीधा हमला वो उन्होंने उस बागी गुट पर किया और उसके साथ ही साथ ये भी इन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी इस सरकार को गिराने के लिए जो हथकंडा अपना रही थी उसमें अपनों ने ही मेरे खिलाफ काम किया है। राकेश द्विवेदी मेरे साथ लगातार मुंबई से बने हुए हैं। राकेश, ये बहुत जरूरी है समझना, बाला साहब के सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल, सड़कों पर मिलिट्री खून बहाने की कोशिश, इसमें क्या मैसेज है, इसमें क्या संदेश है?
तो इसमें एक तो साफ ये मैसेज था, उन्होंने ये साफ कहा कि आप आइए और हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे, आपको कोई दंगा फसाद करने की जरूरत नहीं है, आपके समर्थकों को हमारे समर्थकों के साथ लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो बार बार जो है बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते गए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भी इस नाम का इस्तेमाल अपनी एक अलग पहचान के लिए करना चाहता था। और ऐसे में जितने जो शिव सैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा अपने आप को बाला साहेब ठाकरे से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट मानते हैं, और इसीलिए उन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए कम से कम जो विधायक चले गए, लेकिन पार्टी के अंदर बाकी जितने जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, विभाग अध्यक्ष हो या अलग अलग पद पे लोग हो, उन लोगों को अगर आपको इंटैक्ट रखना है ताकि पार्टी का सिंबल, पार्टी की पहचान वो अगर आपको इंटैक्ट रखनी है तो आपको अपने कैडर को, अपने लोगों को अपने साथ रखना होगा। और उसी की कोशिश में जो है वो उद्धव ठाकरे ने अपनी एक इमोशनल स्पीच दी कि आगे चल के कम से कम उनकी शिवसेना पार्टी जो है वो सेफ रहे, वो आगे टिकी रहे, उसका अस्तित्व ना खोए। अब फिलहाल सरकार हाथ से गई है लेकिन पार्टी हाथ से ना जाए, और इसीलिए वो उन्होंने फिर से शिवसेना को मजबूत करने की बात कही, सेना भवन से एक बार फिर से शुरुआत करने की बात कही और ग्राउंड लेवल से अपने अलग अलग कार्यकर्ताओं से जुड़ने की भी बात कही। लेकिन जो विरोधी पक्ष है, जो नाराज गुट है, बागी गुट है, वो कहता है कि अगर यही काम, यही बातचीत अगर उद्धव साहब ने पिछले 2.5 साल अगर किया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वो पिछले अपने 2.5 साल के कार्यकाल में अपने तमाम इन विधायकों के साथ डिस्कनेक्टेड हो गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, उनकी बातें नहीं मान रहे थे। उनके राज में लगातार सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी का ही फायदा हो रहा था, वही पार्टियां आगे बढ़ गई थी। खुद शिवसैनिक और शिवसेना पार्टी का जो है कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा था। इसी बात की नाराजगी लगातार वो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में इन तमाम चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि जो डैमेज कंट्रोल की पोजीशन है, कम से कम जो बचा कुचा है वो ना चला जाए, वो ना वो खो दें। इसीलिए आज एक सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने देश की जनता, राज्य की जनता को संबोधित किया। उसमें एक भावनात्मक, एक भावुक जो पक्ष है वो सामने रखा और अपने इस्तीफे की पेशकश की। एक पहलू और भी है राकेश, ये 2.5 साल के कार्यकाल को गिराना और अचानक से आज कैबिनेट में नाम बदलने का फैसला लेना और सीधे सीधे सेंटिमेंट से जोड़ना कि शिवाजी के नाम पर, महाराज शिवाजी के नाम पर ये बाला साहब भी चाहते थे। तो शायद जो बार बार वार भी हो रहा था कि उन्होंने सीधे बालाजी के सपनों को पूरा नहीं किया, इस काम को पहले फोकस करना था, तो शायद क्या उस पर भी ये कोशिश की गई कि इन सवालों को अब खत्म कर दिया जाए, इसलिए आज नाम बदलने का फैसला हुआ? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट अब तक जो है शिवसेना पर यह आरोप लगते आए कि उन्होंने अपना कट्टर हिंदुत्व छोड़ दिया है और उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो अपना लिया है कांग्रेस एनसीपी के साथ। और इसी आरोप का जो है जवाब देते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने जाते जाते अपने इस आखिरी संवाद में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हमारा हिंदुत्व नहीं छोड़ा और हिंदुत्व की अपनी पहचान जताने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ से जुड़े हुए उन्होंने जो कुछ भी विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, उसे गिनाया। और उसके बाद उन्होंने औरंगाबाद का जो नाम संभाजी नगर किया गया है इसका भी जिक्र किया, क्योंकि जो शिंदे गुट में कुछ जो विधायक हैं उन्होंने ये नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो तो संभाजी नगर नाम करना ही नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस एनसीपी उसका विरोध कर रही है, वो उनकी बातों में आ चुके हैं। तो उसी बात का खंडन करने की आज ये कोशिश की गई। उन्होंने इसी बात के लिए कांग्रेस एनसीपी का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने हिंदुत्व के इस फैसले पर उद्धव का साथ दिया। तो जैसे कि आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है कि अपने कैडर, वोट बैंक, जनता के सामने, शिव सैनिकों के सामने अपनी वही पुरानी कट्टर हिंदुत्व की छवि को दोबारा लाने की कोशिश में ही उद्धव ठाकरे ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। राकेश, एक बात और समझने वाली है, क्या आज के उद्धव ठाकरे के संबोधन में जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी का जिक्र किया साथ रहने का, वो भविष्य की रणनीति और राजनीति की ओर एक इशारा है क्या? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी कह पाना जो है वो संभव नहीं है कि यहाँ पर हर समय जो है नए समीकरण, नए गणित बनते हैं। कोई किसी का परमानेंट यहाँ पर दुश्मन नहीं है, कोई किसी का यहाँ परमानेंट दोस्त भी नहीं है। हमने देखा कि कई सालों तक जो शिवसेना कांग्रेस के हमेशा दुश्मन रही, वो अचानक पिछले 2.5 साल में दोस्त बन जाते हैं, एनसीपी के साथ वो दोस्ती कर लेती है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी समीकरण जिस पार्टी को जो फायदा पहुंचेगा वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मनों को चुनेंगे। और ऐसे में आज उन्होंने
उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि जिनकी वजह से वो सरकार में रहे, 2.5 साल उन्होंने जो मुख्यमंत्री का पद जो भोगा उन्होंने, साथ ही साथ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जो कथित तौर पर सपना उन्होंने जो पूरा किया, उसके लिए उन्हें एक प्रोटोकॉल के तहत एक औपचारिक तौर पर उन्हें धन्यवाद देना था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस एनसीपी का धन्यवाद दिया। लेकिन आने वाले दिनों में ये रिश्ते किस तरीके से रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होता है, दूसरी तरफ गोवा जहां पे बागी विधायक आज गुवाहाटी से पहुंचे, इसकी वो तस्वीर है, पहुंच चुके हैं वहां पर, और तीसरी तस्वीर है बीजेपी के जश्न की। यानी ये 3 तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की सियासत पर सबकी निगाहें हैं और उस सियासत को लेकर सब ये जानना चाह रहे थे, सब ये समझना चाह रहे थे कि क्या बीजेपी वहां पे सरकार बना लेगी, क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को वहां से बचा पाएंगे। उद्धव ठाकरे ने पूरी कोशिश की। ये घटनाक्रम जो 21 तारीख से शुरू हुआ, लगातार यहां पर बागी तेवर अख्तियार करते हुए उनके जो एकनाथ शिंदे गुट की संख्या बल थी वो बढ़ती चली गई और पहले सूरत और फिर उसके बाद गुवाहाटी तक होटल में पहुंचकर ये दावे और मजबूत होते गए कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। और इस बीच में ये पूरा घटनाक्रम मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक तस्वीर ऐसी भी दिखती है जिससे ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने खुद शिवसैनिकों से दूरी बना ली थी और इसलिए शायद ये निराशा या नाराजगी देखने को मिली है।